जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं ये बहुत ही ख़ास टॉपिक है, क्योंकि आज का टॉपिक हम लोगों का खोटा निबंध से लिया गया है और टॉपिक का नाम है बखेड़ाओं में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा। इसके लेखक जो है डॉक्टर BN अवधार जी हैं और इस टॉपिक में लेखक ने हम लोगों को समाज में व्याप्त बहुत सारे जो बखेड़ा है, समस्याएं हैं, उन सब के बारे में अवगत कराने का प्रयास किया है। जैसे कि वो कहते हैं कि हमारे समाज में अनेक बखेड़ा है, कहीं पर गरीब अमीर की समस्या है, गरीब अमीर का बखेड़ा है, या ऊंच नीच का बखेड़ा है, गोरे काले का बखेड़ा है, या अन्य प्रकार के बहुत सारे बखेड़ा यानी समस्याएं हैं। तो इन सब में हम लोग किस पर बात करें, किस पर नहीं बात करें, ये तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज हम लोग जो इस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो एक विशेष प्रकार के बखेड़ा के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लिंग बखेड़ा। लिंग बखेड़ा या हम ये कह लें जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। लेखक का कहना है कि हालांकि ये जो है सो लिंग बखेड़ा कोई नई समस्या नहीं है हमारे समाज की, लेकिन कभी हम लोगों का ध्यान जो है सो उस तरफ नहीं गया और इस पर जो है सो लेकर वो लेखक और उसका दोस्त जो है सो वो एक डिस्कशन करते हैं और बहुत ही एकदम ज़ोरदार तरीके से डिस्कशन करते हैं। दोनों के बीच में गहमागहमी होती है, दोनों अपने तर्क देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उसका दोस्त होता है यानी लेखक का दोस्त, वो इस जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर में यानी कि लिंग भेद के ऊपर में अनेक जो है सो उदाहरणों के साथ ये स्पष्ट करता है कि कैसे जो है सो हमारे समाज में इस लिंग भेद की व्यवस्था के चलते समाज बटा हुआ है और समाज में कई समस्याएं इस लिंग भेद के चलते उत्पन्न होती हैं। लेखक अपने दोस्त के साथ बात कर रहा है। हालांकि दोस्तों आप ये बात समझ लीजिए कि इसमें जो है सो लेखक दोस्त के साथ वार्तालाप करते हुए हम लोग को लिंग भेद को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उद्देश्य लेखक का यही है। दोस्त तो एक माध्यम है दोस्तों, हो सकता है कि उस दोस्त की जगह पर उसका रिश्तेदार हो सकता था, कोई भाई हो सकता था, उनके पिताजी हो सकते थे, कोई भी हो सकता था माध्यम जिसके साथ लेखक वार्तालाप कर लेते, क्योंकि उन्हें तो एक निबंध लिखना था जिसमें लोगों को ये समझाने का प्रयास करना था कि किस प्रकार जो है सो हमारे समाज में लिंग व्यवस्था या इसके ऊपर में लिंग भेद है और कितनी समस्याएं हमारे समाज में हैं। तो उन्होंने दोस्त का सहारा लिया और उसके साथ एक डिस्कशन के रूप में एक सुंदर सा निबंध हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया इस लिंग भेद के ऊपर में। अब आखिर इस लिंग भेद में जो है सो लेखक हम लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं, मुख्य उद्देश्य यही है। दोस्तों एक चीज़ आप समझ लीजिए कि किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं, चाहे कोई भी टॉपिक है, अगर उसका हम लोगों को उद्देश्य यानी पर्पस वो हम लोगों को पता चल जाए कि लेखक ने किसको केंद्र बिंदु केंद्र में रखकर और बात करने का प्रयास किया है, तो हमें बहुत सारी बातें जो है सो स्पष्ट हो जाती हैं या बहुत सारी बातें आसान हो जाती है। क्योंकि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समझ जाइए कि अगर मैं इस पेन पर जो है सो इसको लेकर जो है सो एक निबंध लिख दूं तो सबको पता चलेगा चलो एक मार्कर के पेन के ऊपर में लिखा जा रहा है, तो हमारा दृष्टिकोण रहेगा कि जब भी हम पढ़ेंगे या सोचेंगे तो उस मार्कर पेन के बारे में ही सोचेंगे। वैसे ही यहाँ पर लेखक ने जो है सो लिंग भेद के ऊपर में जो है सो आपका एक निबंध लिख दिया है। तो आपको ये दिमाग में चलना है कि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़े, टॉपिक को पढ़े, तो आप लिंग भेद यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो कि हमारे समाज में बनाई गई है उसको ध्यान में रखते हुए और आप सारी बातों को सोचे और देखें तो आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा। तो लेखक ने यही प्रयास किया है
कि कैसे हम किसी भी चीज़ को आसानी से स्त्रीलिंग बना देते हैं या फिर पुल्लिंग बना देते हैं। हालांकि कोई उसका कोई उचित जो है सो रेफरेंस हम लोग को नहीं मिलता है कि भाई हमने इसको स्त्रीलिंग क्यों बनाया और इसको पुल्लिंग क्यों बनाया। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कि जब डिस्कशन शुरू होता है लेखक और उसके दोस्त के बीच में, तो उसका दोस्त जो है सो बातों के क्रम में एक वाक्य का गलत उच्चारण कर देता है या गलत जो है सो बोलता है कि हवा बहता है। तो हवा बहता है तो उसी पे लेखक टोक देते हैं कि भाई जब बात करते हो तो थोड़ा सा लिंग का ध्यान रखा करो, क्योंकि हवा बहता नहीं है, बहती है, यानी हवा स्त्रीलिंग है। अब इतना क्या था कि बस यहाँ से डिस्कशन शुरू हो जाती है और डिस्कशन जो है सो लिंग के ऊपर में हो जाती है। देखिए दोस्तों, कितना शानदार तरीके से जो है लेखक ने अपने पूरे शब्दों का चयन जो है सो या डिस्कशन स्टार्ट किया है इस निबंध के माध्यम से, और दोस्त के माध्यम से हम लोगों को बताना शुरू किया है कि देखो हम लोग का प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है, लिंग के ऊपर में। छोटे छोटे उदाहरणों के साथ जो है सो उन्होंने समझाने का प्रयास किया है और बताया कि किस तरह लिंग जो है सो लिंग भेद हमारे समाज की एक समस्या ही है। जैसे हवा के बारे में जैसे स्टार्ट होता है कि हवा को स्त्रीलिंग लेखक बोलते हैं, उसका दोस्त गर्म हो जाता है और उसको साबित करने के लिए कई उदाहरण जो है सो बताता है कि तुमने ऐसे हवा में क्या देख लिया कि तुमने उसे जो है सो स्त्रीलिंग बना दिया, वो पुल्लिंग क्यों नहीं है। उसका पर्यायवाची जब पवन मारुति सब ले लेते हैं तो वो पुल्लिंग कैसे हो गया, यानी एक आदमी का नाम अगर हम बदल दें तो वो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो जाएगा। इस तरह के कुछ जो है सो वो एग्जाम्पल देते हैं। आगे जाके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो है सो यहाँ पर उसके दोस्त के द्वारा दिए जाते हैं कि कभी जो है सो कोई पुरुष है तो पुरुष के कुछ अंग स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग लड़की है तो उस लड़की का जो है सो कुछ अंग पुल्लिंग है। ये सब क्या व्यवस्था है भाई, अगर पुल्लिंग है तो सारा चीज़ पुल्लिंग होना चाहिए, स्त्रीलिंग है तो सारा चीज़ स्त्रीलिंग होना चाहिए। फिर उसके ऊपर में आगे जाके जब दोनों के ऊपर में डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, गहमागहमी हो जाती है, वहाँ पर लेखक अपने तर्क देते हैं कि भाई भारतीय संस्कृति के हिसाब से यहाँ पर जो है सो कुछ जड़ चेतन यानी प्राणीवाचक अप्राणीवाचक कुछ वस्तुएं हैं जिस पर जो है सो व्याकरण लिखने वालों ने जो है सो उसको एक जीवंत रूप दे दिया है। यानी ऐसा कहा गया है कि चाहे वो प्राणीवाचक हो या प्राणीवाचक हो, सजीव हो या निर्जीव हो, लेकिन वो जो है सो उसको सजीव ही रखा गया है, इसलिए उसमें जो है सो लिंग की व्यवस्था कर दी गई है। किसी को पुल्लिंग मान लिया गया, किसी को स्त्रीलिंग मान लिया गया। फिर उसका दोस्त तर्क देता है कि चलो ये बात भी तुम्हारा ठीक मान लेते हैं कि चलो मान लो कि तुमने धरती को माँ मान लिया या आकाश को जो है सो पिता मान लिया या वन को जो है सो देवता मान लिया, मान लेते हैं। लेकिन जो आदमी, ये अप्राणीवाचक में आते हैं, लेकिन जो प्राणीवाचक है, जिंदा है, उसको तुम क्यों एक लिंग जो है सो भेद में उसको पीस रहे हो। एग्जाम्पल देते हैं वृहनल्ला यानी कि थर्ड जेंडर यानी कि जो न स्त्री के संज्ञा में आते हैं न पुरुष में, यानी बीच वाले जेंडर जो है जो हमारे समाज में रहते हैं, तो उन सब के बारे में बात करते हैं। उसका लेखक बोलता है कि उसके लिंग की व्यवस्था तुमने क्यों नहीं की, और पूरा जो है सो डिस्कशन वहाँ पर चलता है। फिर भाषा के ऊपर में वे लोग आ जाते हैं, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, वहाँ पर भी उसका दोस्त कहता है कि कुछ आचार्यों ने जो है सो स्त्री और पुरुष के बीच में जो है सो उसमें भी लिंग भेद कर दिया है ना। स्त्री को संस्कृत भाषा बोलने का अधिकार नहीं दिया गया, उसे प्राकृत भाषा बोलने पर जो है सो विवश किया। फिर उसके बाद जो है सो मुख्य उद्देश्य हमारे जो है सो इस टॉपिक का उसके बारे में बात होती है कि देखो ये सब भाषाएं जो है संस्कृत हो, हिंदी हो, इन सब भाषाओं या इंग्लिश हो, इन सब भाषाओं में लिंग को लेकर बड़ी समस्या है। लेकिन हमारी क्षेत्रीय भाषा जो खोटा है उसको देखो कितना समतावादी है, इसमें किसी तरह की कोई लिंग की व्यवस्था है ही नहीं, सब एक जैसा है। गोरु चरो हो, बरद चरो हो, है ना, या फिर गाय चर है, या फिर हम ये कहें कि लड़का चलो है, लड़की चलो है, यानी सबको जो है सो एक ही तराजू में तौला गया है। कोई लिंग का भेद है ही नहीं हमारे क्षेत्रीय भाषा में। फिर कहते हैं कि यही क्षेत्रीय भाषा जो है सो राष्ट्रीय स्तर पर जो है सो लिंग को समान करने का कार्य या सबको एक समान देखने का काम करती है, ये हमारी क्षेत्रीय भाषा। और इसके पीछे जो है सो दर्शन यानी फिलॉसफी काम करती है। बहुत सारी फिलॉसफी का नाम भी उसमें दिया गया है। फिर आगे जो है सो उसका लेखक ये भी कहता है, उसका दोस्त ये भी कहता है कि देखो लिंग
की व्यवस्था इतनी ख़राब जो है सो कुछ लोगों ने की है कि कुछ पंडित लोग जो है सो नदियों को भी जो है सो जो कि अप्राणीवाचक में आते हैं उसको भी लिंग में बांट दिए हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं रजरप्पा मंदिर के पास जो है दामोदर नदी, उसको जो है सो पुल्लिंग बना दिया और भैरवी नदी यानी भेड़ा नदी को स्त्रीलिंग बना दिया। और वहाँ पर जो है सो पूरा समझाते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक गलत पटतैर यानी कि गलत जो है सो वहाँ पर संदेश जो है सो समाज को देने का प्रयास किया है, लेकिन समाज के लोग फिर भी उसे मानते हैं और वहाँ पर अपना जो है सो जो भी काम है वो सब करते हैं। अंत में जो है सो उसका दोस्त ये कहता है कि तुम लोगों ने अपने भाषा में जो है सो लिंग को इतने नियम या लिंग के ऊपर में इतने नियम उपनियम बनाए हैं कि कोई आदमी अगर इसको ठीक करना चाहे ना, यानी परफेक्ट करना चाहे, तो वो उसका जो है सो माथा जो है सो ख़राब हो जाएगा, यानी वो पगला जाएगा एक तरह से। लेकिन तब भी जो है सो वर्ड्स जो है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे कि कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है। ये चीज़ें वो बताना चाह रहे हैं। फिर आगे ये कहते हैं कि अगर इतना समय जो हम लोग ये किसी चीज़ को जेंडर में हम लोग कन्वर्ट करने में लगाते हैं, अगर इससे आधा समय भी अगर हम किसी दूसरे अच्छे काम में लगाएंगे तो वो मानव के हित के लिए वो काम होगा। इस तरह से बहुत सारी बातें जो है सो उसका दोस्त कहता है। और अंत में ये कहता है कि देखो, तुम लोगों ने अपने इस भाषा के उत्थान के लिए जो है सो तुमने इस भाषा को बलि का बकरा बना दिया है और जो अच्छी चीज़ें हैं उन सब को जो है सो ख़राब करके रख दिया है। अंत में जो है सो उसका दोस्त ये कहता है कि अगर हम लोग जो है सो इस लिंग बखेड़ा में ना पड़े कि जो चलो जो भी है रहने देते हैं, लिंग के बारे में इतना जो है सो ना सोचे और अपना जो है सो ध्यान किसी दूसरे अच्छे कामों में लगाएंगे तो हमारा विकास ज़्यादा होगा, बशर्ते कि हम इन सब बातों में ना उलझे रहें कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। अरे रहने दो, जनरल में बात करो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत अगर हो भी जाता है तो उतना हम लोग को टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। या फिर अगर किसी तरह की मुख्य उद्देश्य यहाँ पर ये है लेखक का अपने दोस्त के माध्यम से बताने का कि भाई समाज में लिंग व्यवस्था है, इस लिंग व्यवस्था को जो है सो ख़त्म करो। लिंग व्यवस्था में आप ये सिर्फ ना देखें कि भाषा के ऊपर में जो लिंग है व्यवस्था है, किसी चीज़ के ऊपर में कि हवा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके अलावा जो है सो स्त्री और पुरुष का लिंग कि अगर मान लीजिए कि स्त्री है तो वो नीचे रहेगी, पुरुष है तो ऊपर रहेगा, जो हमारा पितृसत्तात्मक समाज हमें ये सिखाता है। तो ये सब जो लिंग व्यवस्था हमारे समाज में है ये सब ठीक नहीं है। इन सब को बदलने की आवश्यकता है ताकि हम एक स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकें और हमारा जो है सो विकास जो है सो निरंतर हो सके, यानी विकास की राह पर हम सरपट दौड़ सके। ये बताने का प्रयास लेखक ने इस चैप्टर में इस टॉपिक के माध्यम से किया है। दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को इस टॉपिक का उद्देश्य समझ में आ गया होगा कि आखिर यह लिंग बखेड़ा जो है, इस पर जो लेखक ने हम लोगों को यहाँ पर एक टॉपिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, क्या वो कहना चाह रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों। देखिए, ये तो हो गया उद्देश्य जो कि हम लोग को समझ के आ गया। इसके अलावा हम लोग खोटा में और भी बहुत सारा बात करेंगे कि इसके पहले मैंने जो है सो अपने खोटा के जितने भी वीडियोस डाले हैं, छाहर की 10 कहानियाँ, सोन माटी की 10 कहानियाँ, नाटक के ऊपर में जो है सो अजगर, चाबी काठी या ग्रामर सेक्शन में संज्ञा, इन सब वीडियोस को मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक अपने चैनल पर जो है, अपने यूट्यूब चैनल पर जो है सो अपलोड किया हुआ है। और अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको इससे रिलेटेड क्लास की आवश्यकता है, आप बिना कहे पूछे आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ पर पूरा जो है सो उस वीडियो को देखिए। वीडियो बिल्कुल क्लास की तरह है दोस्तों, जैसा कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं और वहाँ पर सर आपके सामने रहते हैं और आपको उस टॉपिक को बढ़िया से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार मैंने सारे टॉपिक्स को बिना उसमें काट छाट किए हुए, या ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने उसे जो है सो छोटा कर दिया
ये मैंने कभी प्रयास ही नहीं किया दोस्तों। वीडियो चाहे घंटा 1.5 घंटा कुछ भी बन जाए, लेकिन बात जो मैं आप लोगों के सामने कहना चाह रहा हूँ वो बात समझ में आनी चाहिए वीडियो के माध्यम से। तो ऐसा लगेगा आपको कि आप एक क्लास कर रहे हैं। तो कोई भी टॉपिक अगर आप खोटा में पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि वो नहीं समझ में आ रहा है, आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, उस टॉपिक को भी सर्च कर सकते हैं और वहाँ से उस वीडियो को जो है सो मेरे प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो है सो झारखंड सामान्य अध्ययन से संबंधित भी बहुत सारे टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस बनाया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप उसे देखिए दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे जितने वीडियोस आगे आने वाले होंगे उन सब के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बातों को और ना खींचते हुए इस टॉपिक को हम लोग जो है सो इसको स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों कि इस टॉपिक को समझाने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि इस विषय से संबंधित जो कि आज मैं बताने जा रहा हूँ, बखेड़ाओं में बखेड़ा लिंग बखेड़ा खोटा निबंध की, जो कि डॉक्टर BN ओहदार ने लिखी है, इसको समझाने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सबको भी मैं साथ में करवाऊंगा दोस्तों। इसलिए पूरा वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक वीडियो में आपको ऐसा लगे कि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे कुछ और इसमें करने की ज़रूरत नहीं, अब मुझे दूसरा टॉपिक पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, पहला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ई दुनियाए बखेड़ा भंडार के कोन्हो कोन बखेड़ा जे चर्चा करल जाए है और काके छोड़ दिया जाए है, ये फैसला करना एटा फरदवे काम है। यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि हमारी दुनिया में तो बखेड़ा यानी समस्याएं भरी पड़ी हैं, किसके बारे में बात करें और किसके बारे में ना बात करें ये तो एक अलग सारी समस्या है, छोड़ देते हैं। जो मुख्य समस्या होगी उस पर बात करते हैं, जो नहीं होगी उसको बाद में बात करते हैं, ये कहने का मतलब है यहाँ पर। माने देखिए यहाँ पर रोजी रोटी बखेड़ा, कम और बेसिक बखेड़ा, ऊंच नीच के बखेड़ा, छोट बोड़ के बखेड़ा, गोर कार के बखेड़ा, गरीब अमीर के बखेड़ा, जनी मर्द के बखेड़ा, देश परदेश के बखेड़ा और नी जाने कते कते किस्म के बखेड़ा है। कुछ बखेड़ा का यहाँ पर यानी समस्याओं का एग्जाम्पल भी जो है सो यहाँ पर लेखक दे देते हैं कि कौन कौन से बखेड़ा हैं, यानी रोजी रोटी की समस्या, कम और ज़्यादा की समस्या है, उसके बाद ऊंच नीच की समस्या है, छोटे बड़े की समस्या, गोरे काले की, गरीब अमीर के साथ साथ जो है सो जनी मर्द यानी स्त्री पुरुष की समस्या और देश परदेश की समस्या, यानी बहुत सारी विभिन्न तरह की समस्या हमारे समाज में पाई जाती है, जो अक्सर हम लोगों को हमारे आसपास देखने को मिल जाती है। कोई गोरा है तो वाह हम गोरा हैं, कोई काला है करिया है तुम, बहुत ख़राब है तुम तो नीचे है, कोई अमीर हो गया तो हम ऊपर हो गए, गरीब है तो तुम तो एकदम नीचे में आदमी है। ठीक है, तो ये सब जो समस्या हमारे समाज में पाई जाती है, एक अलग सोच बन जाती है दोस्तों, जो निश्चित रूप से हम लोग को देखने को मिल जाती है। आप अगर ये सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात है तो आप कभी भी जो है सो मान लीजिए कि किसी मॉल में चले जाइए या फिर किसी ज्वेलरी शॉप में चले जाइए आप दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ये बखेड़ा नहीं है समाज में तो चलिए मान लीजिए कि किसी सोनार या ज्वेलरी शॉप में जो है सो उसका एक बड़ा शॉप में आप चले जाइए। सबसे पहले तो वो लोग आपको ऊपर से नीचे तक देखेंगे कि इस आदमी की औकात कितनी है, वो भांपने की प्रयास करेंगे कि इस आदमी की जेब में पैसे है कि नहीं। ये ऐसा नहीं कि खाली ऐसे देखने के लिए हुलकने के लिए आ गया है दुकान को, है ना। तो वो जो जब उन्हें ये लगने लगेगा कि नहीं ठीक ठाक आदमी है, ये कुछ खरीद सकता है, तो आपको वहाँ पर कुर्सी पेश करेंगे, पानी देंगे, आइए सर बैठिए सर, ये लीजिए वो लीजिए। लेकिन जैसे ही उन लोगों को ये आभास होगा कि ना ये तो फटीचर आदमी, इसके पास कुछ पैसा नहीं है, गरीब है, ये है, ये तो कुछ नहीं खरीद सकता, औकात ही नहीं है इसकी, वो तुरंत वहाँ पर अपने गार्ड को बोलेगा इसको भगाओ, किनारे रखो, चलिए चलिए चलिए, अभी यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, ये सब है। तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो है सो कितनी तरह की समस्याएं या किस तरह की घटिया सोच वाली जो समस्या हमारे समाज में बन चुकी है वो जो है सो आपको देखने को मिलेगा। फ़ोन निकालिए तो सबसे पहले लोग देखें किस तरह का फ़ोन है, अरे बाप ये Note 10 है कि क्या है, ये भाई एप्पल का है कि ये नॉर्मल है, मतलब उससे एक स्टेटस पता चलता है। जूते किस तरह के पहने हैं या फिर आपने टी शर्ट किस तरह का पहना है, ब्रांडेड है कि नहीं है, या जनरल कपड़ा आपने पहन लिया है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये सब सारी समस्याएं जो है सो हमारे समाज में देखने को मिलती है, जो कि एक घृणित मानसिकता को दर्शाती है दोस्तों, नैरो माइंडेड पर्सन को, जो कि एक जैसे कूपमंडित लोग होते हैं ना, इतना ही सोचना है, ठीक है। एक कहावत हम लोग अक्सर देखते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। किसी किताब को उसके कवर से जज मत करो, अंदर देखो कि क्या है, वो कोई नहीं देखता है। लेकिन अगर मैंने देखिए सपोज दैट मैंने ये शर्ट पहना, अरे सर तो एक के शर्टवा जो है सो हर वीडियो में पहनते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोग जो है सो आजकल जो बाहरी जो पहनावा है, हाव भाव है, उससे ज़्यादा जज करते हैं। ये नहीं कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है उसको देखते हैं। ये यहाँ पर लेखक स्टार्ट में कर रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं। ये सब हमारे समाज में एकदम प्रैक्टिकल समस्या है, जो हम लोग रोज़ प्रतिदिन जो है सो फेस करते हैं। कार वाला बहुत अच्छा है, साइकिल वाला बहुत ख़राब है, हवाई जहाज़ में उड़ रहा है तो बहुत अच्छा है, और ज़मीन पर चल रहा है खाली पैर तो वो मज़दूर बहुत ख़राब है। ये सब समस्याएं तो आम है कि नहीं? ये सब समस्याएं, तो इन सब समस्याओं के बारे में कि ये सब है। यहाँ पर आगे देखिए, एगो समाज विज्ञानी तो यहाँ तक कहल है कि सोसाइटी इज़ क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, मन एक समाज बखेड़ा प्रतिफल। यहाँ पर बताते कि एक समाज विज्ञानी ये ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई समाज जो है वो बखेड़ा का प्रतिफल है, यानी समस्याओं का ही परिणाम है हमारा समाज। सोसाइटी इज़ क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, यानी बहुत सारी समस्याएं मिलकर हमारे समाज का निर्माण करती हैं। यानी ये कह ले कि समाज है तो समस्या है कि नहीं? तो ये चीज़ है। आगे देखिए, हाई बखेड़ा तो कुछ तो व्यक्तिगत, कुछ घरेलू, कुछ क्षेत्रीय, कुछ राष्ट्रीय, कुछ अंतर्राष्ट्रीय, और कोनो बखेड़ा तो गोटे दुनिया के लागिन। मगिन आज एक नावा किस्म के बखेड़ा के बात करबई हमीन, ई कोनो नावा तो नाय है, मकिन ओकर बाटे कभी ध्यान नाय गिला, वो है लिंग बखेड़ा। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं हमारे घर से शुरू होती हैं, घरेलू हैं, कुछ क्षेत्रीय बन जाती है, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर चली जाती है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय, और कुछ पूरी दुनिया यानी टोटल जो है सो पूरा वर्ल्ड लेवल पर जो है सो चली जाती है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं, यानी हम ये कह लें कि कुछ इंटरनेशनल जो है सो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, देशों के बीच में, एक देश से दूसरे देशों के बीच में लड़ाइयाँ तक हो जाती है, विश्व युद्ध तक छुड़ जाता है। यही समस्या को लेकर ही ना होता है। अगर समस्या नहीं होती तो क्यों लड़ते हैं, है ना? तो बहुत सारी समस्याएँ हो जाती हैं। लेकिन इन सभी समस्याओं को दरकिनार करते हुए आज लेखक हम लोग से एक विशेष प्रकार की समस्या के बारे में बात करने वाले हैं, जिस समस्या का नाम है लिंग बखेड़ा। ठीक है, बोलते हैं कि वो है लिंग बखेड़ा। लिंग बखेड़ा यानी जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में। ठीक है, स्त्री पुरुष, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वो जो है लिंग जो है, जो कि हम लोगों ने अपने समाज में बांट रखा है, उसके बारे में बात करते हैं। फिर लेखक ये कहते हैं कि ये समस्या कोई नई तो नहीं है, लेकिन शायद हम लोगों का ध्यान उस ओर नहीं गया है, और आज उसी के ऊपर में लेखक हम लोगों को उस तरफ, उसका ध्यान जो है सो, हमारा ध्यान उस तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जो है सो हमारे समाज में जो ये लिंग व्यवस्था है वो एक कुत्सित मानसिकता के कारण जो है सो हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रहा है। कुछ उदाहरणों के साथ जो है सो लेखक यहाँ में समझाएंगे दोस्तों। यहाँ देखिए, बात ऐसा है कि हमारे एगो दोस्त संगे एक बेर बहस हो गलक, और हाँ वो कहलक कि हवा बहता है, तो हम ओकरा कहलिए कि भाई तनी लिंग के ख्याल कर, हवा स्त्रीलिंग लागे। अब यहाँ पर बातों को शुरू करते हैं लेखक, और लेखक एक माध्यम बनाते हैं अपना दोस्त को, और उसके साथ वार्तालाप करते हैं। जरा सा ये भी कभी मत समझिए कि क्यों उसका दोस्त के साथ बात हुआ। कोई भी माध्यम हो सकता है, पिताजी हो सकते हैं, भाई हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो लेखक हम लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके दोस्त के साथ बहस हो जाती है, और दोस्त जो है सो एक वाक्य का गलत प्रयोग कर देता है, या एक शब्द का हम लोग कहें कि हवा बहता है, उसी में जो है लेखक उसे टोक देते हैं और कहता है भाई थोड़ा लिंग का ख्याल रखा करो, हवा बहता है नहीं होगा, बल्कि हवा बहती है होगा। अब इतना बोलना क्या था कि उसका दोस्त जो है सो फायर हो जाता है, यानी यहाँ से डिस्कशन शुरू हो जाती है, एक हॉट टॉक शुरू हो जाती है। यानी ये कहें कि यहाँ से लेखक हम लोगों को समझाने का प्रयास करने लगते हैं उदाहरणों के साथ में, अपने दोस्त के माध्यम से।
उसका दोस्त कहता है यहाँ पर कि बस का वो एकदम में हमार पर फायर हो गलक और कहो लागलक कि तो एते ओती खोदी माने निकाले हैं, बताओ तो लिंग के कई माने हो है। फिर वो दंदने ले कहो लगले कि हिंदी शब्द सागर के अनुसार पहला चिन्हय निशान, दूसरा गुप्तेंद्रिय, तीसरा व्याकरण के अनुसार वह तत्व जिसमें पुरुष और स्त्री के भेद का पता चलता है, चौथा जिससे किसी वस्तु का अनुमान हो, पांचवा सांख्य के अनुसार मूल प्रकृति और छठा मीमांसा के अनुसार 6 लक्षण जो है उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, अचरता और उपयति। बताइए, एक लिंग जो हवा बहता है उसको हवा बहती करने के चलते अब यहाँ पूरा डिस्कशन चालू होगा। उसका दोस्त बोलता है कि उल्टा पुल्टा ये सब फालतू जो है सो तुम बात मत करो। लेखक को बोलते हैं कि इस तरह से बात मत करो, ठीक है, कि क्या उल्टा सीधा तुम लोग जो है सो लिंग के ऊपर में जो है सो बना के रख दिए हो। तुम लोग को पता है कि लिंग का परिभाषा क्या होता है, और वो लेखक से सुनता भी नहीं कि परिभाषा क्या है और खुद बोलने लगता है कि देखो लिंग का परिभाषा का मतलब क्या है। तो वहाँ 6 जो है सो परिभाषा वो दंदनेले गिना देता है। 6 परिभाषा कौन कौन, जैसे यहाँ पहला है यहाँ पर कि चिन्ह का मतलब चिन्ह या निशान है। दूसरा में बोलता है कि वो गुप्तेंद्रिय यानी गुप्त अंग जो है सो उसके हिसाब से हम लोग समझेंगे कि कोई लिंग है, कौन सा लिंग है। तीसरा बोलता है व्याकरण के अनुसार कि व्याकरण अनुसार कि वह तत्व जिससे हमको ये पता चले कि कोई स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वो लिंग होता है। उसके बाद जो है सो चौथा में बोलता है यहाँ पर कि जिससे किसी वस्तु का अनुमान हो, किसी वस्तु को देख लगे भाई स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, वो हो गया। पांचवा यहाँ पर बोलता है कि सांख्य के अनुसार मूल प्रकृति, सांख्य दर्शन है उसके अनुसार किसी भी चीज़ का जो मूल प्रवृत्ति है उसके हिसाब से उसको देख के हमको ये लगे, ठीक है, कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग वो चीज़। और छठा जो है सो आपका मीमांसा के अनुसार 6 लक्षण, मीमांसा जो है उसके अनुसार 6 लक्षण, जिसमें 6 लक्षण यहाँ पर बता देते हैं उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, अचरता और उपयति। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ध्यान इस पर ज़्यादा हम लोग को नहीं देना है। कहने का मतलब वहाँ पर जो है सो परिभाषाओं के बारे में बता दिए कि 6 परिभाषा और ये सब के कि ये इतनी सारी परिभाषाएँ जो है जो लिंग को प्रदर्शित करती है, लिंग को परिभाषित करती हैं। फिर आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोलते हैं कि फैरू कहे लागल कि हवा में ऐसा का देख ली कि सकरा कि एकरा स्त्रीलिंग कही देली। वही दूसर तरफ हवा के पर्यायवाची गुलिंग पवन, मरुत, वायु, समीर आदि के व्याकरण गुलिंग पुल्लिंग कैसे कही देला कि केकरो नाम बदले से ओकर प्रकृति बदल जाए। फिर उसका दोस्त ये कहता है कि तुमने हवा में ऐसा क्या देख लिया, हवा को ऐसे तो हवा को देखा भी नहीं, लेकिन हवा में ऐसा तुमने क्या देखा कि उसको तुमने स्त्रीलिंग कह दिया। उसी तरह से अगर हवा का हम पर्यायवाची शब्द ले लेते हैं, पवन, मरुत, समीर, ये सब जो ले लेते हैं, तो फिर उसको पुल्लिंग क्यों बनाया। यानी कि अगर हम एक चीज़ जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई हवा है, उसको मैंने कहा कि ये स्त्रीलिंग है और फिर इस हवा का नाम हमने बदल कर पवन रख दिया, तो भाई हवा था इसलिए स्त्रीलिंग है, लेकिन पवन जब हो गया तो वो पुल्लिंग बन गया। ये क्या बात हुई कि किसी का नाम हम बदल दें तो वो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो जाए। ये तो वही बात हो गई कि एक लड़की है जिसका नाम कमला है, तो कमला है भाई तो स्त्रीलिंग है, लेकिन उस कमला का नाम अगर हम बदल के मोहन कर दें, हालांकि वो कमला ही है, लेकिन बदल के अगर मोहन कर दें तो वो जो है सो मोहन अब स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन जाएगा। लेखक का ये कहना है कि नाम बदलने से उसकी मूल प्रकृति कैसे चेंज हो गई, ये बताइए हम लोग को। समझ रहे हैं बात को, आगे चलिए हम पर। इतने ना आजकल तो पुल्लिंग भीतर स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग भीतर पुल्लिंग पावल जाए है, वो कैसे देखा। फिर आगे वो कहते हैं कि इतना ही छोड़ दीजिए, लिंग भेद में इतनी समस्या है कि पुल्लिंग के भीतर स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के भीतर पुल्लिंग पाया जाता है। कैसे, यहाँ पर देखिए उदाहरण के साथ वो बताते हैं। आँख, आंगुर, नाक, हड्डी। आँख, अंगुली, नाक और हड्डी ये स्त्रीलिंग है, यानी शब्दों के अनुसार जो है सो, व्याकरण के अनुसार जो है सो आँख, अंगुली, नाक और हड्डी ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। चाहे वो स्त्रीलिंग यानी जनिक हो या मर्द को यानी पुरुष के हो या स्त्री के हो, लेकिन ये स्त्रीलिंग है, ये जो अंग है वो स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार दांत, पेट, पैर, हाथ ये पुल्लिंग है, यानी दांत, पेट, पैर और हाथ
ये जो है सो पुल्लिंग है, मतलब ये अंग पुल्लिंग है। अब वो अंग चाहे पुरुष के हो या स्त्री के हो, लेकिन अंग जो है सो पुल्लिंग है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि मतलब आप जो है सो स्त्रीलिंग है, तब भी आपके अंदर में कुछ अंग जो है वो पुल्लिंग है। और अगर आप मान लीजिए पुरुष है यानी पुल्लिंग है, तो भी आपके अंदर के जो कुछ अंग है वो स्त्रीलिंग है। ये तो लेखक के दोस्त यही कहते हैं कि ये कौन सी व्यवस्था है भाई। अगर कोई व्यक्ति पुल्लिंग है तो उसके सारे अंग पुल्लिंग होने चाहिए। अगर स्त्रीलिंग है, वो लड़की स्त्रीलिंग है, तो उसके सारे अंग जो है सो स्त्रीलिंग होने चाहिए। ये क्या आपने कि पुल्लिंग में स्त्रीलिंग घुसा दिया, स्त्रीलिंग में पुल्लिंग घुसा दिया। अंगों के हिसाब से किसी को आपने पुल्लिंग में बांट दिया और किसी को स्त्रीलिंग में बांट दिया। ये कैसी व्यवस्था है, ये उसका दोस्त कहता है। यहाँ तक जो है सो आपका हो गया, ठीक है। हम अपन सिफरे में ओकरा कहलू कि अथौरिये बिना बुझले डोका फारे लागो ही। बात दरअसल ये है कि भाषा संस्कृति के वाहक लागो है और ये आर सांस्कृतिक छाप भाषाएं पावल जा है। और भारतीय संस्कृति के विशेषता में जड़ चेतन चर अचर सभे में प्राणत्व पावल जा है। सेहे खातिर यहाँ धरती के माय, आकाश सड़क के पिता और बोन पहाड़ के देवी देवता मानल जा है। एक लागे न हम व्याकरण गुलिन जड़ चेतन सभे में लिंग भेद कर रखल है। अब इतना सारा जो है सो बहुत ही पेशेंस से लेखक अपने दोस्त को सुन रहे थे, बड़ा धैर्य के साथ, लेकिन उनका धैर्य थोड़ा सा जवाब दे दिया। और अब जो है सो अपनी सफाई में लेखक अपने दोस्त को कहते हैं कि बिना मतलब के तू डोका काहे फारे लगो हैं, मतलब डोका फाड़ना मतलब इतना बोलने काहे लगता हो, पहले मेरी बात भी तो सुन लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर लेखक कहते हैं कि देखो, भाषा जो है सो किसी भी संस्कृति की वाहक होती है और उस संस्कृति पर जो है सो भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। कहने का मतलब कि जिस प्रकार की संस्कृति है, भाषा उसी रूप में वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। यानी संस्कृति है तो भाषा का प्रभाव उस पर दिखेगा, यहाँ पर ये कहना है। तो भारतीय संस्कृति की विशेषता के अनुसार वो लेखक कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में ये विशेषता है कि यहाँ पर जो भी है जड़ चेतन प्राणी अप्राणी, यानी जितने, इसको ऐसे सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि जो भी सजीव निर्जीव जो भी चीज़ हमारे जो प्रकृति में पाए जाते हैं, सब में जो है सो एक तरह से जान पाया जाता है या प्राणत्व पाया जाता है, ऐसा हम लोगों का मानना है। शायद यही वजह है कि इसलिए हम लोगों ने धरती को धरती माँ कहा, या आकाश को जो है सो पिता कहा, या फिर जो बोन पहाड़ है उन लोगों को देवी देवता हम लोगों ने माना है। इसीलिए जो है सो व्याकरण लिखने वालों ने इन सभी जड़ चेतन में जो है सो लिंग की व्यवस्था कर दी। मतलब कि लिंग की व्यवस्था की सजीव हो या निर्जीव हो उसको एक लिंग में बांट दीजिए। यानी धरती है, धरती माँ हो गई यानी स्त्रीलिंग हो गई। आकाश है तो आकाश का पिता हो गया यानी वो पुल्लिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सारे जड़ चेतन यानी प्राणी अप्राणी सजीव निर्जीव सब में जो है सो व्याकरण लिखने वाले ने लिंग की व्यवस्था कर दी, ठीक है। मतलब अगर मेरे हाथ में ये पेन है तो इसकी भी कोई लिंग होगी, है ना। ये मार्कर चलता है कि चलती है, अभी आप लोग डिसाइड करके हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये कहने का मतलब है। अब यहाँ पर ये लेखक समझा रहे हैं कि व्याकरण लिखने वालों ने ये लिख दिया है। अब उसका दोस्त उस पर क्या रिएक्ट करता है वो ये देखिए। तनिक मुसक के आ टेढ़ा मुँह कर के तरतड़ेले कहे उठल कि बेस बेस तो सेहे खातिर तोहिन पहाड़ पाखन के पूजा में अपन माथा ठेले चल है, मकिन जियत हांड मांस के जीव के पूछबे न तक न। अब उसका दोस्त जो है सो इस पर थोड़ा सा मुस्कुरा जाता है और फिर वो तुरंत जो है सो बोलने लगता है कि अच्छा यही वजह से तुम लोग जो है सो पहाड़ पर्वत के आगे जो है सो अपने माथा टेकते हो, यानी पूजा अर्चना उन लोगों को करते हो क्योंकि तुमको लगता है कि वो जीवित है। इस तरह से वो बोलता है। यहाँ पर ये बात पढ़ने से हम लोग को ऐसा लगता है कि शायद उसका दोस्त जो है सो लेखक के कास्ट से शायद मैच नहीं करता, वो कुछ दूसरा होगा। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है दोस्तों, यहाँ लेखक ही हम लोग को समझाना चाह रहा है लिंग भेद के ऊपर में जो हमारी समस्या समाज में बनी हुई है उसको समझाने का जो है सो प्रयास यहाँ पर लेखक हम लोग को कर रहे हैं। फिर उसका दोस्त कहता है कि चलो ठीक है, मान लिया कि आपने जो कहा वो सब ठीक है, जड़ चेतन प्राणी अप्राणी सब में जो है सो लिंग की व्यवस्था है, किसी को आपने पुल्लिंग कर दिया किसी को स्त्रीलिंग कर दिया, लेकिन भाई जो जिंदा है आदमी उसके लिंग की व्यवस्था आपने क्यों नहीं की? तो भाई किसके बारे में वो बोलते हैं? वो बोलते हैं कि गिरिडीह के वृहन्नल्ला यानी थर्ड जेंडर के बारे में। थर्ड जेंडर जो कि हमारे समाज में पाया जाता है,
ठीक है। तो थर्ड जेंडर जो कि जिसमें स्त्री और पुरुष के दोनों गुण होते हैं, या यूँ कर ले जो ना तो पूरा स्त्री ना पूरा जो है सो पुरुष है, उस थर्ड जेंडर के बारे में बात करते हैं। और बात करता है वो दोस्त कि वो लोग जो है सो अपना वोटर लिस्ट में जो है सो नाम चढ़ाने के लिए छिछाते रहता है, और उन लोग का वोटर लिस्ट में जो है सो नाम नहीं चढ़ता है क्योंकि वहाँ पर उसके लिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। उतना तो छोड़ दीजिए, वोटर लिस्ट में कोई जो है सो उसे पुरुष मानने तक तैयार नहीं है, ये उसका दोस्त कह रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिचारेन गिरिडीह जिला के उचौरका वरेनल्ला गुलिन भीतर वोटर लिस्ट अपन नाम चढ़वे खातिर छिछियाते रहला, मकिन वोटर लिस्ट अपन नाम चढ़वे तो दूर आदमी तक ओकरा मानने तैयार नहीं है। मतलब उसको इंसान तक मानने के लिए तैयार नहीं कि वो इंसान है, मतलब वो दूसरा प्राणी है क्या। ठीक है, ये लोगों की जो है सो मानसिक सोच हो गई है, वो यहाँ पर बता रहे हैं, माने के तैयार है। उतना छोड़ तो इनके हिंदियों में ओखिन के लिंगिक व्यवस्था नखे, हम फुसफुसाए के कहलूँ कि एकर से की भेला, हिंदी राष्ट्रभाषा गद्दी बैठल रहलूँ, ओकरा व्यवहार क्षेत्र कहाँ रही देल है। यहाँ पर ये बोलता है कि उसका दोस्त बोलता है कि उतना तो छोड़ दो, तुम्हारे हिंदी भाषा में भी उसके लिंग की कोई व्यवस्था नहीं कि उसको किस लिंग के अंतर्गत रखें, पुल्लिंग के रखे अंतर्गत या स्त्रीलिंग के या फिर कुछ और के, तो उसमें भी व्यवस्था नहीं की गई है। तो लेखक कहता है कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हिंदी को तो हमने गद्दी पर बैठा दिया, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, मातृभाषा है, लेकिन हिंदी को आप व्यवहार में प्रयोग में लाइएगा तब ना। हमने किसी को कह दिया कि भाई ये जो है सो हमारी राष्ट्रीय भाषा है और उसका प्रयोग ही हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेखक के कहने का अर्थ ये है कि अगर हम लोग हिंदी जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है उसको व्यवहारिक रूप में लाएंगे ना, तो हम लोग हिंदी जो है सो इतना स्पष्ट तरीके से, सही बात देख लीजिए, कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो भाषा बोलते हैं क्या वो शुद्ध हिंदी है? नहीं है। हम लोग सामान्य हिंदी बोलते हैं, जिसमें हम लोग के साथ हिंदी के कुछ देशज विदेशज अलग तरह के वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स, कुछ उर्दू के वर्ड्स, ये सब सारे वर्ड्स जो है सो उसमें जुड़े हुए रहते हैं, यानी हम लोग शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं। अगर शुद्ध हिंदी बोलने बैठे तो सामने वाले को तो समझ में नहीं आएगा, उसे लगेगा कि भाई लगता है ये कोई दूसरी भाषा बोल रहा है, पाली बोल रहा है, प्राकृत बोल रहा है, कुछ और भाषा बोल रहा है, उसको ऐसा लगेगा। शुद्ध हिंदी ऐसा होता है। वही लेखक का कहना है कि हमने तो अपनी मातृभाषा को ताक पर रख दिया है, वहाँ पर गद्दी पर बैठा दिया है, उसे व्यवहारिक रूप में लाया ही कहाँ है या उसका प्रयोग कहाँ किया है। ठीक है, ये यहाँ पर बोल रहा है। यहाँ हो गया, आप देखिए, हाँ, फिर बोलते हैं चार जेंडर वाला अंग्रेजी हम इनके प्रिय है, ओखिन में ओखनी के लिंगिक व्यवस्था के ऊ रहतले तो वोटर लिस्टे ओकर नाम चार जितले, मकिन अंग्रेजी भी तो चार गो लिंक करके मानुक जात के खिदरी बाइट दिलक है। ठीक है, अब वहाँ पर बोलते हैं कि चलो अगर मान लीजिए हमारा जो लैंग्वेज अगर है वो अंग्रेजी रहता तो शायद हम उन लोगों को वहाँ पर लिंग की व्यवस्था हो जाती, क्योंकि अंग्रेजी में जो है सो चार लिंग की व्यवस्था है, चार जेंडर की व्यवस्था है, तो उन लोगों को वहाँ पर स्थान मिल जाता। लेकिन भाई ये कौन सी भाषा है जिसमें चार लिंग की व्यवस्था है? यहाँ पर ये कह रहे हैं, ठीक है, कि चार लिंग की व्यवस्था है। जिस चार लिंग ने तो भाषा को और खिदरी बांट दिया, यानी छोटे भाग दिया। मतलब इतनी समस्या है भाषा में किसी भी वस्तु को लेकर कि भाई किसको हम स्त्रीलिंग कहे, किसी को पुल्लिंग कहे, नपुंसकलिंग कहे, कौन सा लिंग है, ये बड़ी समस्या है भाई। इतना टेंशन क्यों है? ये लेखक का कहने का मतलब है कि भाई किसी को भी है कुछ भी बोल तो चलेगा, लेकिन इतनी समस्या है यहाँ पर लिंग को लेकर कि कहना ही नहीं। यहाँ पर कम से कम हम इनके संस्कृत भाषा में ओखिन वरेनल्ला के चर्चा करल गेल है। लेखक कहते हैं कम से कम चलो हमारे संस्कृत भाषा में उस थर्ड जेंडर जो है सो उसकी बात तो कही गई है। अब उसका दोस्त जैसे ये बात सुना तो फिर अपना वो तर्क रखने लगा। फिर उत्तर तड़े लेकर उठल कि पाणिनि पतंजलि जब वरेनल्ला के शुद्ध लेथिन कम प्रतिक्रियावादी यानी रिएक्शनरी ना रहते, लिंग भेद के चलते गोटा मानुष जात के खंड बैठ के अलगे विवाद खड़ा कर दिले। ठीक है, वो फिर उसका दोस्त ये कहता है कि तुम संस्कृत भाषा की बात करते हो और संस्कृत भाषा के जो आचार्य है, चाहे पतंजलि है या फिर जो है सो पाणिनि है, उन सब ने तो लिंग की व्यवस्था करके मनुष्य जात को और भी खंड में बांटकर एक नया विवाद पैदा कर दिया है। किस तरह से? फिर वो एग्जाम्पल देते हैं कि आप देख लो कि यहाँ पर जो है सो नाट्य शास्त्र के लिखवैया, नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है उसके लिखवैया आचार्य भरत, उनका नाम लेते हैं कि उन्होंने जो है सो अपने पुस्तक में
लिंग के ऊपर में जो भेद है उसको ऐसा दर्शाया कि बस पूछो मत। उसने तो जो जनी बेटी यानी स्त्री लोगों को संस्कृत बोलने का अधिकार ही नहीं दिया और उसे प्राकृत बोलने पर मजबूर किया। किसने? नाट्यशास्त्र के रचयिता आचार्य भरत ने। ठीक है, तो उसने अपनी पुस्तक में स्त्रियों को संस्कृत बोलने पर रोका और उसे प्राकृत भाषा बोलने पर मजबूर किया। क्या ये लिंग का जो भेद है, जो लिंग की समस्या नहीं है, लिंग के ऊपर में जो है सो जो विवाद उसने खड़ा किया, ये समस्या नहीं है। फिर यहाँ पर देखते बोलता है कि तैयो जो है सो हिंदी की तुलना संस्कृत कटी बेसी समतावादी भावना बराबरिक भावना पावल जाए। तो उसके बाद ये बोलता है कि तब भी जो है सो संस्कृत थोड़ा देर के लिए अगर हम मान ले तो वो हिंदी से थोड़ा सा समतावादी है, समान विचार वाला रखने वाला जो है सो भाषा है। लेकिन अब यहाँ पर मुख्य मुद्दा जो हमारा टॉपिक का है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं यानी खोटा में पढ़ रहे हैं, अब उस खोटा यानी क्षेत्रीय भाषा की बात आती है। और जब क्षेत्रीय भाषा की बात आती है तो उसका दोस्त जो है सो कैसे क्षेत्रीय भाषा के बारे में कहता है कि देखो, इन सब भाषाओं से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा समतावादी जो है सो, जहाँ पर किसी तरह का कोई प्रतिरोध विरोध नहीं है, वो है हमारी क्षेत्रीय भाषा, जहाँ लिंग के ऊपर में कोई भेदभाव नहीं है। ये बोलता है कि यहाँ पर देखिए, एक से बेसी समतावादी मानववादी दृष्टि तो हम इनके अपन क्षेत्रीय भाषा में पावल जाए, जकर में लिंग कोई बखेड़ा न के, सभे प्राणी अप्राणीवाची जड़ चेतन एकर एक तराजू तोलल जाए। क्षेत्रीय भाषा ऐसने न्याय भिल एकर पाछू एगो बड़ा दर्शन काम करो। यहाँ उसका दोस्त कहते हैं कि जो क्षेत्रीय भाषा है वो अन्य भाषाओं से ज़्यादा समतावादी है, यानी समान विचारधारा रखने वाली। उसके अलावा जो है सो ये एक मानववादी है, यानी मानवों के हित के लिए बनाई गई है। और इस भाषा में किसी भी प्रकार के जो है सो लिंग विभेद नहीं है। सभी प्राणी अप्राणी उन सबको एक साथ रखा गया है, या जड़ चेतन जो भी है सबको एक तराजू में तोला गया है, यानी पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, या फिर कोई भी निर्जीव सजीव निर्जीव, सबको एक तराजू में रखा गया। किसी के साथ कोई लिंग भेद की व्यवस्था या लिंग भेद नहीं किया गया है। और वो ये कहते हैं कि ये जो भाषा बन गई हमारी क्षेत्रीय भाषा, ये ऐसा नहीं कि अचानक बन गई है। इसके पीछे भाई एक फिलॉसफी यानी दर्शन काम करता है, और उस दर्शन के तहत जो है सो ये भाषा हमारी इतनी शानदार जो है सो बन सकी है। फिर आगे वो कहता है यहाँ पर कि देखिए, भाषा संस्कृति के वाहक लगो है, संस्कृति के छाप भाषा पावल जाए, जहाँ जैसन संस्कृति माने सामाजिक चाल व्यवहार रीत रायत भांग, ठीक है, रिवाज रहता है, तकर छाप भाषाएं परवे करता है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि देखिए, भाषा जो है वो संस्कृति की वाहक होती है। यानी अगर हम किसी भाषा को बोल रहे हैं तो मेरे भाषा से जो है सो हमारी संस्कृति झलकेगी। अगर हम खोटा में बोल रहे हैं, मुंबई में जाके खोटा बोले, अगर उसको सुनने वाले व्यक्ति को थोड़ी भी समझ भाषा की होगी तो वो ये कहेगा कि भाई ये झारखंड से आया है, झारखंड में खोटा भाषा बोली जाती है। कोई उड़िया बोल रहा है तो हम ये कहेंगे भाई वो उड़ीसा में है और वहाँ के लोग ऐसे रहते हैं। यानी भाषा जो है सो वो हम लोगों को हमारे संस्कृति को दर्शाती है। भाषा से वो एक आईना है जो हमारे पीछे की संस्कृति को दिखा देती है कि हम किस संस्कृति, किस परिवेश से रह कर आए हैं या किस परिवेश में हम लोग रहते हैं, उसको प्रतिबिंबित करती है हमारी भाषा, है कि नहीं। हिंदी भाषा बोल रहे हैं हम लोग तो हिंदी भाषी वाले हो गए, या फिर हम लोग भारतवर्ष के लोग हो गए। कोई अंग्रेजी भाषा बोल रहे हैं, हम लोग बोलेंगे कि वो दूसरे देश की है। अंग्रेजी में जिस तरह की भाषा है कि यूके की है या अमेरिकन अंग्रेजी है, तो वो वहाँ की संस्कृति को दर्शाता है। यानी भाषा संस्कृति का वाहक है, यही कहना चाह रहा है। और उस भाषा पर यानी उस संस्कृति पर, मतलब वहाँ पर वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का समाज व्यवहार कैसा है, रीत रंग कैसा है, ये सब जो है सो उस संस्कृति पर जो है सो सारा जो है सो उसका प्रभाव दिखाई देता है। और वो सब चीज़ हमारे भाषा में प्रतिबिंबित होती है, दिखाई पड़ती है। हमने संस्कृति, ये सब बातें बड़ी बेस है। फिर वो ये कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है यानी खोटा संस्कृति, इन सब बातों में जो है सो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उसमें जो दर्शन है वो क्या क्या है, श्रम, मेहनत, श्रम, समता, सह अस्तित्व और सहयोगात्मकता। यानी ये श्रम है जो हमारा परिश्रम है, ठीक है,
समता, एक समान भाव देखने के लिए, सह अस्तित्व, सबको जो है सो एक अस्तित्व में लेके चलने की भावना, और सहयोगात्मकता, एक दूसरे के साथ मदद करने की जो भावना है, जो हमारे क्षेत्रीय भाषाओं में देखने को मिलती है। और यह हार्मोनिक सामाजिक दर्शन है, यही तो हमारे क्षेत्रीय भाषा का जो सोशल फिलॉसफी है, यही तो है। यानी ये कह रहे हैं लेखक के दोस्त कि इन सब चीज़ों से जब हम मिलता है, इन सब चीज़ों को जब हम मिला देते हैं, ये सारी चीज़ें श्रम, समता, सहअस्तित्व और सहयोगात्मा, इन सब सारी चीज़ों को मिला देते हैं, तो इन सब सारी चीज़ों को मिलाने पर हमारी क्षेत्रीय भाषा का निर्माण होता है। और वो भाषा हमारी संस्कृति को प्रतिबिंबित करती हुई नज़र आती है। यानी कि अगर ये कोई खोटा बोल रहा है तो खोटा भाषी क्षेत्र के लोग को देख के ही कि भाई खोटा बोल रहा है तो ज़रूर ये आदमी जो है सो समतावादी होगा, ब्रॉड माइंडेड होगा, नैरो माइंडेड नहीं होगा। इसमें लिंग की व्यवस्था नहीं होगी कि यानी ये किसी तरह के किसी को लिंग में बांटता होगा कि वो पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग है। हम सबको समान रूप से देखने वाले लोग हैं। उसका एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पर लेखक कहते, देखिए यहाँ पर कि गायचर है, अच्छा सॉरी, उसके पहले आप देख लीजिए, और एकर छाप हमनिक भाषा पावल जा है, लिंग भेद एक पड़ता है। मतलब इन सब के जो दर्शन का छाप वो हमारे लिंग, हमारे जो है सो भाषा में पाई जाती है। एग्जाम्पल देते हैं, गायचर है, बरतचर है, माय खाए है, बाप खाए है, लड़का जाए है, लड़की जाए है। देखिए तो यहाँ पर कितना शानदार एग्जाम्पल दिया है। गायचर है यानी गाय चरती है, ठीक है, गाय मतलब गाय चर है। अब देखिए अगर हम इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर वही हो जाएगा, गाय चरती है, बैल चरता है, वो हो जाएगा। लेकिन खोटा हम जब बोलेंगे तो गाय चर है, बरत चर है, दोनों चर है ना, दोनों चर है। हिंदी में कन्वर्ट नहीं करेंगे भाई, फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाए। यहाँ पर माई खाए है, बाप खाए है, यानी माई भी खाए है, बाप भी खाए है। लड़का जा है, लड़की जा है, लड़का भी जा है और लड़की भी जा है। यानी किसी तरह की कोई लिंग की यहाँ पर जो है सो समस्या उत्पन्न हुई। लड़का भी जा है, लड़की भी जा है, दोनों के लिए जा है गाय चर है, बरत चर है, दोनों गाय के लिए भी चर है और बरत के लिए भी जो है सो चर है। उसी तरह माई खाए है और पिताजी यानी कि बाप खाए है, दोनों जो है सो। जबकि यहाँ पर दोनों जो एग्जाम्पल ये है गाय और बरत स्त्रीलिंग पुल्लिंग हिंदी के अनुसार, माँ बाप स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है। उसी प्रकार लड़का लड़की जो है सो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग जो है सो लिंग लेके चल रहा है। लेकिन हमारी क्षेत्रीय भाषा में जब हम बात करेंगे तो किसी के साथ ये नहीं कहेंगे लड़का जाता है और लड़की जाती है, नहीं, लड़का जा है और लड़की भी जा है। यानी दोनों को हम लोग एक ही लिंग में आराम से बांट के हम लोग जो है सो बात कर सकते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। यानी इतने सारे बात जो अभी हम लोगों ने इधर लिंग के ऊपर में की है, भाषाओं के ऊपर में, उन सभी में से तो भाई हमारी क्षेत्रीय भाषा अव्वल निकली। यहाँ तो लिंग की कोई व्यवस्था ही नहीं है, ठीक है। सारे लिंग जो है सो एक समान है, सबको एक समान रूप में बांटा गया है। लिंग का तो टेंशन ही खत्म कर दिया इस क्षेत्रीय भाषा ने, वो बताने का प्रयास यहाँ पर लेखक के दोस्त कर रहे हैं। इनडायरेक्टली आप ये समझे कि लेखक ही बताना चाह रहे हैं। ना कोनो स्त्रीलिंग ना कोनो पुल्लिंग, कोई लिंग भेद ना, सब एक लिंग, राष्ट्रीय एकता, जैर मोवार, क्षेत्रीय भाषा में बेस्तरीन। यहाँ पर कोई लिंग की व्यवस्था नहीं है, ना कोई स्त्रीलिंग ना कोई पुल्लिंग। और ये जो है सो हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक एक तरह से है, या अगर हम ये कहें कि राष्ट्रीय एकता का जड़ के रूप में अगर हम क्षेत्रीय भाषाओं को देखें तो वो सबसे नंबर 1 पर आती है कि नहीं। क्षेत्रीय भाषा जो हम लोग को जन्म से हम लोग को मिलती है, बस हम लोग जन्म लिए और उसके बाद हम लोग अपने चारों तरफ आस परिवेश में देख के जो भाषा बोलते हैं ना, वो एक बहुत बड़ी भाषा होती है दोस्तों, उसी को क्षेत्रीय भाषा हम लोग कहते हैं। और वो जो है सो चूँकि परिवेश से निकला हुआ भाषा, जिस तरह से है कुछ काम होता है उसी तरह से हम लोग बोलते हैं। जैसे कोई जोर से बोला तड़तड़ेले बोल रहे लो, है ना, टन टन करो हो, ठीक है, वो बहुत खा हो पियो, मतलब अलग तरह का जो है सो, इस तरह का जो है सो जितनी भी तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो एकदम ज़मीनी स्तर से निकले हुए होते हैं, एकदम प्रकृति से निकले होते हैं, ठीक है। तो ये जो है सो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। बाद में अगर कोई अन्य भाषा को अगर विकास करता है तो उसमें वो बात नहीं पाई जाती है जो क्षेत्रीय भाषा में पाई जाती है कि नहीं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए,
एक बाटे तोहिन जनता से कह है, जाति संप्रदाय लिंग भेद भुलाए के सब एक हो जा। दोसर बाटे देखा कि पंडित गुलिन अप्राणीवाचक दामोदर नदी के नद और भेड़ा भैरवी नदी के स्त्रीलिंग बनाए दिलथिन। अब यहाँ पर वो लेखक को उसका दोस्त कहता है कि एक बात हम बोलते हैं कि तुम लोग जितना भी जो है सो जाति संप्रदाय या सबको ये कह दो कि किसी तरह की लिंग भेद की व्यवस्था नहीं है। फिर देखो कितना मज़ा आता है, किसी को जो है सो लिंग भेद के ऊपर में किसी को ऊंच कहना, किसी को नीच कहना, है ना, किसी का स्टेटस देख के जो है सो उसको सम्मान देना, और स्टेटस नहीं है तो सम्मान नहीं देना, ये सब बहुत गलत व्यवस्था है। फिर आगे वो एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं कि देखो यहाँ पर पंडित लोगों ने क्या किया कि एक अप्राणीवाचक यानी नदियों का एग्जाम्पल लिया है। रजरप्पा जो है सो मंदिर जहाँ पर दामोदर और भैरवी यानी भेड़ा नदी का संगम स्थल पर बना है, उन दोनों नदियों का कि कैसे जो है सो दामोदर नदी को उन्होंने पुरुष बना दिया और भेड़ा नदी यानी भैरवी नदी को जो है सो स्त्रीलिंग बना दिया है। ठीक है, वो कहते हैं कि देखिए यहाँ पर हम लोग नक्शा में भी देखेंगे कि दामोदर नदी है सो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और भेड़ा नदी ऊपर से जो है सो उत्तर से आके दक्षिण में जो है सो वो दामोदर नदी में मिल जाती है। तो उनके दोस्त का कहना है कि भाई ऊपर की नदी नीचे में नहीं मिलेगी तो क्या ऊपर जाएगी? ऊपर से नदी जब भी आएगी तो नीचे गिरेगी, ये तो है ग्रेविटेशन के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन पंडित लोगों ने क्या किया कि उस भैरवी नदी को जो है सो उसको बोल दिया कि ये स्त्रीलिंग है, ठीक है, ये लड़की है, और दामोदर नदी को बोल दिया कि पुल्लिंग है, नीचे है तो पुल्लिंग है, मतलब ऊपर है स्त्रीलिंग और नीचे पुल्लिंग है। ये कौन सी जो है सो अलग तरह का एक उल्टा पुल्टा जो है सो कहावत कह दिया है। लेखक के दोस्त कहते हैं कि है ना, विपरीत रतिक बेपड़तिया पड़तैर, यानी अलग अलग तरह का, ये कोई बात नहीं हुई है कि ऊपर है भैरवी नदी तो वो स्त्रीलिंग हो गई और नीचे दामोदर नदी है तो उसको पुल्लिंग मान लिया जाएगा और उसका संगम स्थल पर जो है सो इस तरह जो है सो बन गया। और ये एक गलत उदाहरण है। फिर वो आगे कहते हैं कि अगर ब्राह्मण लोग दामोदरे करघाय घूरता है तो ऐसा कते पड़ता चल, कि अगर ब्राह्मण लोग जो है सो पंडित लोग जो है सो अगर दामोदर के चारों तरफ जो है सो नदियों के अगल बगल घूमे तो ऐसे कितने एग्जाम्पल उसको देखने को मिल जाएंगे। फिर वो यहाँ पर ये कैसे सही ठहरता है कि भाई ऊपर है तो वो स्त्रीलिंग हो गया, नीचे है तो पुल्लिंग हो गया, ये तो गलत बात है। फिर आगे यहाँ पर बोलता है लाखों लाखों लोग ई पड़तैर तर उल्टी छुरा से मुड़ाई लगला, ई लिंग भेदक चलते हैं कहे दामोदर के पुल्लिंग और भेड़ा के स्त्रीलिंग बनाए दिलथिन। मतलब कि इस एग्जाम्पल के साथ ही बहुत लोग जो है सो वहाँ पर जो है सो अपना छुरा से उल्टी छुरा से मुड़ाए लगे, यानी मुंडन वगैरह सब जो होता है पूजा अर्चना वो सब करने लगे। और फिर वो कह ले कि तोहिन अपन भाषाएं, ठीक है, फिर बोलते हैं कि दामोदर को जो है सो पुल्लिंग बना दिया और भैरवी को स्त्रीलिंग। फिर वो कह ले कि तोहिनी अपन भाषाएं इतना लिंगिक भेद कर रहा कि कोई लिंग भेद करते माथा खपाई मोर जते तकरो पर जो है सो वो परफेक्ट नहीं होता और अपवाद जो है सो पाचर तरी लगाए दिल थी। एक से बेस तो कोई दोसर बोर्ड काम में आधो समय लगाता है तो मनुष्य हित हो जाता है। फिर उसके दोस्त ने कहा कि तुम लोगों ने जो है सो अपने लिंग के ऊपर में इतने नियम और उपनियम बनाए हैं कि कोई आदमी अगर उन वर्ड्स को परफेक्ट भी करना चाहे ना तो वो अपना माथा खराब करके भी उस वर्ड्स को परफेक्ट कर ही नहीं सकता है। इतने सारे नियम उपनियम है, उसके ऊपर में भी एक्सेप्शन यानी अपवाद वाला नियम है कि भाई जो जिसके लिंग की समस्या है, जो नहीं समझ में आ रहा है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो भाई उसको एक अपवाद की श्रेणी में रख दो, एक्सेप्शन की श्रेणी में रख दो। तो ये सब बड़ी समस्या है। फिर वो लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि इन सब बातों को दरकिनार करते हुए अगर हम अपना माथा इसमें नहीं खराब करें और अपना जो ये समय है उसका आधा समय भी अगर किसी दूसरे अच्छे काम में देंगे तो वो हमारे समाज के लिए, हमारे मानव के लिए हितकर होगा, वो यहाँ कहते हैं। फिर वो कहले कि हर चीज़ के बहाव कठिन से सरल हुआ है, ये प्राकृतिक नियम है। मखिन तोहिन भाषाएं गुता सुता करके बलिक बकरा बनाए दिला और सहज के कठिन अटा उल्टी गंगा बहाई दिला है। कलकल झरना के बांध के पोखर बनाए दिला है। ये भावे तोहिन प्रतिक्रियावादी है और यथावस्थिति और प्रतिगामी हुए है। फिर वो कहते हैं कि देखिए किसी भी हमारे प्रकृति का नियम है कि किसी भी चीज़ का बहाव कठिन से सरल की ओर होता है, यानी किसी भी चीज़ को हम कठिन से सरल की ओर जाते हैं। लेकिन तुम लोगों ने अपनी भाषा को ऐसा बना के रख दिया है, यानी उसे एक बलि का बकरा बना दिया है और उल्टी गंगा बहा दिया है। कहने का अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए हमारी भाषा में कोई समस्या है तो भाषा की समस्या में हम उसका समस्या का समाधान सरल तरीके से निकालेंगे ना, ठीक है। जैसे अगर हम ये कहें
कि अगर हम किसी चीज़ को समझाने का प्रयास आपको शुद्ध हिंदी में कर रहे हैं और सामने वाला शुद्ध हिंदी में समझेगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे उसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। यानी कठिन था तो उसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, या ऐसे भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे ताकि उसको समझ में आ जाए। कठिन से सरल की ओर, यानी हार्ड टू इजी आना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने अपने भाषा को जो है सो उसको बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, उसको और जो है सो सरल से कठिन बना दिया है उसको। वही यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ये सब प्राकृतिक नियम है, लेकिन हम लोगों ने उस नियम के विरुद्ध काम कर दिया है अपने भाषा में जो है सो। उसको सरल था तो उसको और कठिन बना दिया है लिंग विभेद करके। उसी के साथ में वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जो है सो तुम लोगों ने जो है सो कल कल छल छल जो झरना है, जो बहता है, झरना जैसे देखते हैं ना कि झरना जो है सो अपना स्वतंत्र रूप से बहता है और शानदार तरीके से बहुत लंबा दूर जाता है, तो उस झरने को भी हम लोगों ने बांध बना के जो है सो उसको पोखर कर दिया है। यानी कि एक ऐसी भाषा जो इसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, उन सब भाषा को जो है सो हम लोगों ने एक दायरे में लाकर जो है सो उसको बंद कर दिया है, उसे एक घेरा बना दिया है, एक परिधि में रख दिया है उसे। ठीक है, उस भाषा का एक्सपैंड होना चाहिए था, विस्तार होना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने उसे पोखर या कुआं के रूप में बना के छोड़ दिया है, उसको संकीर्ण कर दिया है इस लिंग विभेद को चलते। लेखक के दोस्त का कहना है कि भाषा का विस्तार होना चाहिए, वो और सरल होनी चाहिए ताकि जन सामान्य को आसानी से जो है सो हम लोग को वो समझ में आ जाए। भाषा ऐसी बोलनी, अब यहाँ पर मान लीजिए कि पढ़ा रहे हैं किसी को, हम रीडिंग वीडिंग कुछ भी बोल देंगे, भाई सामने वाले को समझ में आना चाहिए, यानी सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये उसके दोस्त कह रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि तुम लोग जो है सो प्रतिक्रियावादी हो, यथास्थितिवादी और प्रतिगामी, यानी कि तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के खातिर जो है सो इस भाषा को संकीर्ण कर दिया और इसे फैलने नहीं दिया, इसका एक्सपैंड को जो है सो इसका विस्तार या विकास को रोक दिया है। फिर यहाँ बोलते हैं कि फिर वो कहला कि गोटे दुनिया सो बखेड़ा जर मोवार लिंग भेद हाय टके, यदि लिंग भेद के हटा दिल जाए तो हमें बुझो कि दुनिया ढेरे कठिनाई कते कते पेंच पाँच आप नहीं सिराय जाता है, मानुष्य के विकास पथ सरसरैया भागे लगता है, हम ओकर मुँह टुकुर टुकुर ताकते रह गए। फिर वो कहते हैं कि अगर समाज से इस लिंग भेद की व्यवस्था को अगर समाप्त कर दिया जाए या इसको दरकिनार रखा जाए, दरकिनार रख के अगर देखा जाए, इस पे जो है सो उतना हम लोग बात ना करें या फिर इस समस्या के ऊपर में ध्यान ना दें, और जो मुख्य समस्या हमारे समाज की है अगर उस तरफ हम ध्यान दें तो हमारा समाज जो है सो विकास के पथ पर जो है सो एकदम सरसरुआ भागेगा, यानी तेजी से भागेगा। हमारा समाज जो है सो विकसित होगा और समाज जो है सो प्रगतिशील बनेगा, ये कहना है उसके दोस्त का, या इनडायरेक्टली आप ये कह लें ये कहना है लेखक का। सारी बातें तो लेखक ने लिखी है, दोस्त तो उसका माध्यम है, उसके उस माध्यम के हिसाब से हम लोगों को बताना चाह रहा है कि समाज में जो ये लिंग व्यवस्था है, लिंग भेद की व्यवस्था जो है, जो कि एक गलत तरह की व्यवस्था है, जिसमें जो है सो हमारे एक तरह की समस्या है, इस समस्या पर ध्यान ना देते हुए समाज की जो मूल समस्याएं हैं उन सब पर अगर लोग ध्यान दें तो हमारा समाज जो है सो विकास के रास्ते पर अग्रसर होगा और हमारा समाज जो है सो काफ़ी प्रगति करेगा। ये बताने का प्रयास जो है सो लेखक ने इस टॉपिक के माध्यम से हम लोगों को किया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये टॉपिक जो मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए टॉपिक तो लंबा था, लेकिन इस टॉपिक को बताना या समझाना उतना ही ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप टॉपिक को बढ़िया से नहीं समझे रहेंगे तो फिर उससे संबंधित प्रश्नों को आप कैसे बना पाएंगे। इसलिए हम लोगों को जो भी टॉपिक चाहे हमारे खोटा में जो है या अगर झारखंड सामान्य अध्ययन इस सब में आते हैं तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। समझ जाएंगे तो प्रश्नों को बनाना आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं हम लोग इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि बन सकते थे उन सबको मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं, और इन सबको जो है सो हम लोग शुरू करते हैं, अभ्यास करते हैं, ताकि हमारा किसी भी तरह का प्रश्न इस टॉपिक से छूट नहीं पाए दोस्तों। पहला प्रश्न दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, खोटा निबंध कर लिखवैया रहत। ऑप्शन नंबर ए चित्रंजन महतो चित्रा,
बी प्रोफेसर विनोद कुमार, सी डॉक्टर बी एन ओहदार और डी ए के झा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी एन ओहदार, यानी कि खोरठा निबंध के लेखक का नाम डॉक्टर बी एन ओहदार है। दूसरा नंबर प्रश्न, ई निबंध कर कौन तरह के बखेड़ा के चर्चा करल गेल है, यानी इस निबंध में किस तरह के बखेड़ा यानी समस्या की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर ए जाति बखेड़ा, बी गोरकार के बखेड़ा यानी गोरे काले का बखेड़ा, सी अमीर गरीब के बखेड़ा और डी लिंग बखेड़ा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लिंग बखेड़ा। तीसरा नंबर प्रश्न, सोसाइटी इज क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट मैनेक समाज बखेड़क प्रतिफल हेके ई कौन वैज्ञानिक के कहलके है। ऑप्शन नंबर ए समाज, बी ज्योतिष, सी खगोल और डी राजनीतिक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समाज, यानी सोसाइटी इज क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट समाज जो है बखेड़ा का प्रतिफल है, ये समाज विज्ञानी ने कहा है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, लेखक और ककर बीच लिंग बखेड़ा के ऊपर बहस हो जा है, यानी लेखक और किसके बीच में जो है लिंग के ऊपर में बखेड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए ओकर रिश्तेदार, बी ओकर दोस्त, सी ओकर बाप और डी ओकर भाई। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओकर दोस्त। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, लेखक के दोस्त कौन अप्राणीवाचक शब्द के गलत लिंग प्रयोग करो है, यानी स्टार्टिंग में जो है जब उसके दोस्त के साथ उसका डिस्कशन होता है तो वो कौन सा एक गलत शब्द का प्रयोग करता है, यानी उसका लिंग का प्रयोग जो है गलत करता है। ऑप्शन नंबर ए हवा, बी पानी, सी धरती और डी आकाश। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हवा, यानी उसका दोस्त जो कहता है हवा बहता है, गलत लिंग के साथ जो है सो हवा का प्रयोग करता है। छठा नंबर प्रश्न लिखिए, लेखक के दोस्त लेखक के लिंग ऊपर कई गो परिभाषा बताओ है, यानी जब उन लोग के बीच में डिस्कशन शुरू हो जाता है तो उसका दोस्त जो है लिंग के ऊपर में कितना परिभाषा डेफिनेशन देता है। ऑप्शन नंबर ए गो, बी 2 गो, सी 6 गो और डी 8 गो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 गो, यानी 6 परिभाषा जो है सो वो देता है उसका दोस्त लिंग के ऊपर में। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, मीमांसा के अनुसार लेखक के दोस्त कई गो लक्षण लिंग के बताओ है, यानी मीमांसा दर्शन के अनुसार जो है सो लिंग के कई लक्षण जो है सो बताता है। ऑप्शन नंबर ए गो, बी 2 गो, सी 6 गो और डी 8 गो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 गो। आठवां नंबर प्रश्न देखिए, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, अथर्वता और उपयति ई 6 गो लिंग के लक्षण ककर अनुसार बतावल गेल है। ऑप्शन नंबर ए सांख्य के अनुसार, बी मीमांसा के अनुसार, सी व्याकरण के अनुसार और डी संस्कृत के अनुसार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मीमांसा के अनुसार। ये सब जितने भी बताए गए हैं उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, अथर्वता और उपयति, ये जो 6 लक्षण है लिंग के वो मीमांसा के अनुसार हैं। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, ककर अनुसार लिंग के परिभाषा कोई वस्तु के मूल प्रकृति वो है, यानी किसी वस्तु की मूल प्रकृति जो है वो लिंग की परिभाषा है किसके अनुसार। ऑप्शन नंबर ए सांख्य के अनुसार, बी मीमांसा के अनुसार, सी व्याकरण के अनुसार और डी संस्कृत के अनुसार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सांख्य के अनुसार। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, पवन, मरुत, वायु, समीर आदि कौन शब्द के पर्यायवाची है, यानी ये सब जो है सो पवन, मरुत, वायु, समीर किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए जल, बी आकाश, सी हवा और डी प्रकृति। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हवा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कौन देशिक संस्कृति के वाहक कौन लागू है, यानी किसी देश की संस्कृति का वाहक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए भाषा, बी रहन सहन, सी विचार और डी खान पान। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भाषा, भाषा संस्कृति का वाहक होता है किसी भी देश के लिए। 12 नंबर प्रश्न देखिए, ई बात लेखक कर दोस्त के कौन कहो है। भारतीय दर्शन के विशेषता ये है कि जड़ चेतन चर अचर सभे में प्राणत्व पाओ जाए, यानी लेखक को जो है से लेखक का दोस्त जो है से इसमें ये बात कौन कहता है कि भारतीय दर्शन में ये विशेषता पाई जाती है कि जड़ चेतन चर अचर सब में जो है सो प्राणत्व यानी जीवन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लेखक, बी लेखक के भाई, सी लेखक के बाप और डी लेखक के दोसर दोस्त। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेखक, लेखक ही जो है सो अपने दोस्त को उस डिस्कशन के बीच में ये कहता है। 13 नंबर प्रश्न के लेखक के अनुसार हिया धरती के माय, आकाश सड़क के ब्लैंक और बोन पहाड़ के देवी देवता तरी मानल जाए है, यानी आकाश सड़क को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए भाई, बी बहन, सी बाप और डी एकर में से कोई ना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाप, यानी
धरती के माय, आकाश सड़क के बाप और बोन पहाड़ के देवी देवता मानल जा है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, बेचारेन गिरिडीह जिला को चौरका वृनल्ला गुलिन कौन चीजें अपन नाम चढ़ावे खातिर छिछियाते रहो है। यानी जो गिरिडीह जिला का जो वृनल्ला है वो किस चीज में अपना नाम जो है सो चढ़ाने के लिए छिछियाते रहता है। ऑप्शन नंबर ए कॉलेजे, बी वोटर लिस्टे, सी स्कूले और डी आधार कार्डे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वोटर लिस्टे। यानी गिरिडीह जिला का जो चौरका या वृनल्ला है वो अपना नाम वोटर लिस्ट में चढ़ाने की खातिर जो है छिछियाते रहता है, पर उसका नाम नहीं चढ़ता है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, 4 गो जेंडर कौन भाषा में पावल जाए है। इस भाषा में 4 लिंग की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए हिंदी, बी संस्कृत, सी खोटा और डी अंग्रेजी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक के दोस्त ककरा प्रतिक्रियावादी यानी रिएक्शनरी कहो है। किसको जो है सो लेखक का दोस्त कहता है कि वो प्रतिक्रियावादी है। ऑप्शन नंबर ए पाणिनि के, बी पतंजलि के, सी दुयो ऋषि के और डी ककरो नाय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दुयो ऋषि के। पाणिनि और पतंजलि दोनों को प्रतिक्रियावादी उसका दोस्त कहता है। 17 नंबर प्रश्न के, नाट्य शास्त्र के लिखवैया कौन रहते। नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए आचार्य भरत, बी पाणिनि, सी पतंजलि और डी वाल्मीकि। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आचार्य भरत। आचार्य भरत नाट्य शास्त्र के लिखवैया है। 18 नंबर पर देखिए, कौन अपर शास्त्री जनी बेटी के संस्कृत बोले का अधिकार नाय दल के ओखिन के प्राकृत बोले खातिर विवश कर दिल के। यानी किसने अपनी पुस्तक में जो है सो स्त्रियों को संस्कृत बोलने का अधिकार नहीं दिया और उसे प्राकृत भाषा बोलने पर मजबूर किया। ऑप्शन नंबर ए आचार्य भरत, बी पाणिनि, सी पतंजलि और डी वाल्मीकि। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आचार्य भरत। यानी आचार्य भरत ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में जो है सो स्त्रियों को संस्कृत बोलने का अधिकार नहीं दिया गया, उसे रोका गया और उन्हें प्राकृत भाषा बोलने पर विवश किया गया। 19 नंबर प्रश्न के, कौन भाषा में लिंग के लेके कोनो बखेड़ाई नखे। यानी कौन सी ऐसी भाषा है जिसमें लिंग को लेकर कोई भी बखेड़ा झमेला या समस्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हिंदी, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी और डी खोटा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खोटा। 20 नंबर प्रश्न के, खोटा में लिंग बखेड़ा नाय है एक पीछे का काम करो है। यानी हमारी क्षेत्रीय भाषा खोटा में जो है सो किसी प्रकार के लिंग का कोई बखेड़ा नहीं है, उसके पीछे क्या काम करता है। ऑप्शन नंबर ए विज्ञान, बी दर्शन, सी सामाजिक चेतना और डी व्याकरण। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दर्शन। दर्शन यानी फिलोसफी काम करता है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, श्रम, समता, सह अस्तित्व और सहयोगात्मकता हमने कौन दर्शन फिलोसफी में पावल जाए है। यानी ये सब जितने भी है तत्व, श्रम, समता, सह अस्तित्व, सहयोगात्मकता, ये कौन से दर्शन है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक, बी आर्थिक, सी राजनीतिक और डी व्यवसायिक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक। ये सब जो है सो सामाजिक फिलोसफी है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, दामोदर नदी के लिंग का है। यानी इस खोटा निबंध के अनुसार जो है जो दामोदर नदी को कौन सा लिंग बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए पुलिंग, बी स्त्रीलिंग, सी कोई लिंग नाय और डी स्पष्ट नखे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुलिंग, उसे पुलिंग बताया गया है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, भेड़ा यानी भैरवी नदी के लिंग का है। ऑप्शन नंबर ए पुलिंग, बी स्त्रीलिंग, सी कोई लिंग नाय और डी स्पष्ट नखे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। भेड़ा नदी यानी भैरवी नदी को स्त्रीलिंग बताया गया है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कौन नदी पानी दामोदर में मिलो है। यानी किस नदी का पानी जो है सो आकर दामोदर नदी में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सोन नदी, बी स्वर्ण रेखा नदी, सी कोयल नदी और डी भेड़ा या भैरवी नदी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भेड़ा या भैरवी नदी। इसका पानी जो है सो आके दामोदर नदी में मिलता है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा खोटा के कौन विधा है। यानी ये खोटा का क्या है, ये चैप्टर है बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, ये क्या है खोटा का। ऑप्शन नंबर ए कहानी है, बी निबंध, सी संस्मरण और डी जीवनी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निबंध है ये। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने इस टॉपिक से संबंधित 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किया और उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी जो है सो फायदेमंद साबित होंगे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दे, शेयर कर दे और अपना कमेंट जो है सो बहुमूल्य कमेंट जरूर दे कि वीडियो आपको कैसा लगा।
क्योंकि आपका कमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ये हमको आगे की रणनीति तय करने में जो है सो काफ़ी मदद करता है दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले दोस्तों। धन्यवाद।